नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रदीप आज फिर से हाजिर हूँ कुछ सच्ची और डरावनी कहानियाँ लेकर। तो इसे खुद भी सुनिए और दोस्तों को भी सुनाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये पहली कहानी अरुण की है। उनके व्यक्तिगत कारणों की वजह से उनका और उनके शहर का नाम बदल दिया गया है। तो अब मैं आपको ये कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और ये घटना मेरे एरिया यूपी के रानी नगर की है, जिसे वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा अभी भी सुनाई जाती है, जिसमें कुछ तो मेरे दोस्तों के माता पिता और मेरे खुद के रिश्तेदार भी हैं। इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसमें कितनी सच्चाई है, पर मैं वही सुना रहा हूँ जो मुझे बताया गया है। तो यह कहानी साल 2000 के आसपास की थी। एक अमीर बिजनेसमैन अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे के साथ बेंगलोर में रहता था। वो अपने काम के सिलसिले में भारत के अलग अलग राज्यों में जाता रहता था। कुछ समय बाद वो हमारे शहर रानी नगर में ट्रांसफ़र हो गया। जल्द ही उसे पता चला कि उसे यहाँ रहने का समय 5 से 7 साल या उससे अधिक हो सकता है। तो उसने यहाँ पर अपना एक घर बनवाने का फैसला किया, यह सोच के कि अपने मकान के साथ साथ यह एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़मीनों की कीमतें उस समय बहुत ही कम हुआ करती थी। तो उसने राजनगर में ज़मीन खरीदी और घर बनवाना शुरू कर दिया। पर घर बनवाने में इस्तेमाल की गई मिट्टी और रेत एक ऐसी ज़मीन से खरीदी गई थी जो कब्रिस्तान की थी। लोगों का कहना है कि ज़मीन को खोदते समय कुछ कब्रें भी बाहर आई थी। उस व्यक्ति को ये बताया गया, पर उसने इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया। तो फिर समय के साथ घर का निर्माण भी पूरा हो गया। उसने घर में एक गृह प्रवेश की पूजा भी करवाई। अब वो बिजनेसमैन और उसकी वाइफ दोनों को लगा कि अब वो सुकून से रहेंगे, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों के बाद से ही कुछ असामान्य चीज़ें होने लगी। उस व्यक्ति की पत्नी को घर के छत से कुछ असामान्य आवाज़ें सुनाई देती थी और कभी घर के अंदर की छत में काली परछाइयाँ लटकी हुई या रेंगती हुई दिखती थी। उसकी पत्नी इस घटना के बारे में अपने पति और कुछ पड़ोसियों को भी बताया, पर किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, यहाँ तक कि उसके पति ने भी। सभी को लगा कि शायद ये उनका भ्रम है या उसकी कल्पना मात्र है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को किसी काम से बेंगलोर वापस जाना पड़ा। वो 1 वीक में वापस आने का बोलकर चला गया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगले दिन जो होना शुरू हुआ, उसकी वाइफ ने इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। हुआ कुछ ऐसा कि सुबह सो के उठने के बाद उसका बिस्तर घुमा हुआ रहता था, जैसे किसी ने उसके सोते वक्त उस बेड को घुमा दिया। उसे अपने दूसरे कमरों से 4-5 लोगों की बात करने की आवाज़ आती थी। ध्यान से सुनने पे उसे लगता था कि कोई उसकी हत्या के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जब वो दूसरे कमरे में जाती तो वो खाली मिलता था। वह दिन ब दिन घबराती जा रही थी। कुछ दिन बीतने के बाद उसने पास के किराए के घर में रहने का फैसला किया, लेकिन उसने ये बात अपने पति को नहीं बताई, क्योंकि वो बहुत केयरिंग हस्बैंड थे, पर भूत प्रेत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। ऐसा हो सकता था कि वो काम को अधूरा छोड़ के ही वापस आ जाता, जिसमें उसी का नुकसान होता जो वो नहीं चाहती थी। उसने खुद का और अपने बच्चे का सामान पैक किया और किराए के घर में शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने के बाद उसे याद आया कि कुछ बहुत ज़रूरी वो उसी मकान में भूल आई है। तो उसने अपने पड़ोसी से बच्चे की देखभाल की रिक्वेस्ट की और बोला कि वो 1 घंटे में वापस आ जाएगी। उसके बाद वो चली गई। इधर उसकी वाइफ के गए हुए 4 घंटे से ज़्यादा हो गए थे और रात का वक्त हो चला था। अब उनकी पड़ोसियों को चिंता होने लगी। उन्होंने उसके पति के नंबर पे फ़ोन किया और सारी बातें बताई और उनसे कहा कि तुरंत अपने घर वापस आ जाए। साथ ही साथ उनके पड़ोसियों ने कुछ और लोगों को इकट्ठा किया और उसके घर पहुंच गए। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन लोगों ने बहुत आवाज़ लगाई, पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर दरवाजे को तोड़ दिया गया। जब वो लोग अंदर दाखिल हुए तो सबने देखा कि वो महिला एक कमरे में पंखे से लटकी हुई है, यानी कि उसने खुद को फांसी लगा लिया।
और एक अजीब चीज़ लोगों ने नोटिस की कि उनकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मरने से पहले उसने कुछ भयानक देखा है। खैर, लोगों ने उसे नीचे उतारा और उसके पति को इस बारे में जानकारी दी गई। खबर मिलते ही उसका पति जल्दी से बेंगलुरु से वापस लौट आया, लेकिन अपनी पत्नी को खोने के बाद वो कर भी क्या सकता था। उसने अपने पत्नी का दाह संस्कार किया और तुरंत घर को खाली करके अपने बच्चे के साथ बेंगलुरु वापस चला गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। इस घटना के बाद घर को वैसा का वैसा ही छोड़ दिया गया। कुछ लोगों ने इस बात का फ़ायदा उठाने और वहाँ रहने की कोशिश की, लेकिन जो भी उस घर में आया 1 सप्ताह से अधिक वह रह ना सका। यहाँ तक कि कुछ लोग असाधारण गतिविधियों के कारण मर भी गए। उस घटना को आज 22 साल बीत गए हैं और यह घर आज तक 20 हत्याओं का गवाह बन चुका है। यह उस घर की तस्वीर है। ये ज़्यादा पुरानी नहीं लगती, क्योंकि कुछ साल पहले एक परिवार घर की पेंटिंग कराने के बाद वहाँ शिफ्ट हुआ था, लेकिन ज़्यादा दिन तक रह नहीं सका। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, उस घर के गेट के पास एक पेड़ उगा हुआ है। अमावस्या में उस क्षेत्र में रहने वाले लोग रात 8 बजे के बाद बाहर भी नहीं निकलते। कुछ लोगों ने वहाँ पे एक महिला के रोने की आवाज़ भी सुनी है। वहाँ के लोग आज भी इस कहानी पे विश्वास करते हैं और रात के समय बच्चों को वहाँ से गुजरने तक नहीं देते। यह 2004 की बात है। मेरे चाचा और चाची आंध्र प्रदेश में एक करीबी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए गए हुए थे। उनके फंक्शन की टाइमिंग ऐसी थी कि उनके वापस जाने के लिए निकलते निकलते रात के 2:30 बज गए और उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए नेशनल हाईवे का सहारा लेना पड़ा। वे दूसरे रास्ते से शाम 5 बजे कार्यक्रम में आए थे, लेकिन रात में उसी रास्ते से वापस जाना अपने आप को कुएं में ढकेलने के समान था, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट की कमी थी। उस रास्ते पर किसी भी गति से गाड़ी चलाना खतरनाक था। साथ ही तेज मोड़ पर गड्ढे और नहरें भी थी, इसलिए इससे बचने के लिए उन्होंने नेशनल हाईवे का रास्ता चुना, जिससे वो अपने घर 30 मिनट अधिक समय में पहुंचते। मेरे चाचा ने अपनी पुरानी टीवीएस मॉडल बाइक ली और चाची के साथ सफ़र शुरू कर दिया। 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद ही वे परिवार के बारे में चर्चा करने लगे और उन्हें कोसने लगे कि उनके रहने के लिए जगह भी नहीं थी। तापमान ठंडा था, इसलिए तेज लहरें उनके चेहरे पर छींटे मार रही थी। नेशनल हाईवे दोनों तरफ खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था, तो इस नज़ारे को देखते हुए दोनों ने पिछली बातों को दरकिनार किया और अपने ड्राइविंग पे फोकस कर लिया। पर जल्द ही वो गाड़ी चलाते चलाते थक गए। अभी भी घर पहुंचने में लगभग 10 मिनट का समय बाकी था, पर जैसे ही उसने 100-120 की रफ्तार पकड़ी, उसकी किस्मत में कुछ और ही इंतजार कर रहा था। मेरे चाचा ने आगे की तरफ एक इंसान को देखा। वो बिल्कुल पीला था, मानो खून का एक कतरा भी ना हो उसके अंदर। छड़ी की तरह पतला, पुतले की तरह, चेहरे में कोई भाव नहीं थे। पर इससे मेरे चाचा जी डरे नहीं, बल्कि उन्हें ये जानने की उत्सुकता भी हो गई कि वह चीज़ है क्या। वह जीप 100 मीटर दूर था और जैसे ही बाइक उनकी ओर आई, वह जीप और मेरे चाचा बिल्कुल आमने सामने थे। वो जो भी था वो इतना लंबा था कि साइंस के अनुसार तो हम उसे इंसान कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो पेड़ों की झुरमुट के पीछे छिपा हुआ था। इस वजह से उसने खुद को कुछ हद तक छिपा रखा था। उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। उसका चेहरा भयानक था। अचानक उनके बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरते गिरते बचे। मेरे चाचा जी घबराकर बाइक रोकने ही वाले थे, लेकिन जैसे मेरी चाची को पता था कि चाचा क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रखा और कहा कि गाड़ी बिल्कुल मत रोकना जब तक हम घर ना पहुंच जाएं। यह सुनकर मेरे चाचा ने गाड़ी चलाना जारी रखा। वो घर तो पहुंच गए, लेकिन अगले दिन उन्हें तेज बुखार हो गया, जिसकी वजह से वो कई दिनों तक बीमार पड़े रहे। क्योंकि उनका खुद का छोटा सा बिजनेस था जिसे वो खुद चलाने में असमर्थ थे,
अगले कुछ सप्ताह में उन्हें बहुत लॉस हुआ। काफ़ी समय के बाद जब चाचा जी की तबीयत में थोड़ा सा सुधार आया तो एक दिन उन्होंने चाची जी से पूछा, क्या तुमने उस रात वह चीज़ देखी थी? चाची ने अपना सर हिलाया और उन्होंने कहा, बाकुडा। स्थानीय भाषा में इसे यही कहते हैं, जिसका मतलब होता है राक्षस, जो आकार बदलने वाला होता है और अक्सर शिकार करने के लिए एक मासूम और डरे हुए इंसान की तलाश करता है। राक्षस के पास आमतौर पर एक डरावना चेहरा, असामान्य शारीरिक विशेषताएं और शिकार का पीछा करने के लिए अपनी गति बदलने की क्षमता होती है। उन्होंने कहा कि जब वो अपनी बाइक के साथ आगे बढ़े तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा था। वो जो भी था अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उनकी ओर देख रहा था। फिर सेकंड के 5वें हिस्से में वो राक्षस सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया। यह मेरी चाची ने अपनी आंखों से देखा था। वो राक्षस दुनिया का शायद सबसे खतरनाक प्राणी था, जिसका सामना कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन वे बहुत भाग्यशाली थे जो उन्होंने समय पे बाइक नहीं रोकी। यह एक वास्तविक अनुभव है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है और इस घटना के बाद से मैं नकारात्मक शक्तियों पर भरोसा भी करता हूँ, भले ही कुछ लोग इस पर विश्वास करें या ना करें। मुझे इसका अनुभव तब हुआ जब मैं 5 से 6 साल का था। मैं अपने परिवार के साथ मुंबई में रहता था। वैसे हमारा पैतृक घर महाराष्ट्र के सतारा में है, इसलिए हम हर बार मुंबई पुणे हाईवे का ही इस्तेमाल करते हैं। 20-30 साल पहले केवल पुराना हाईवे ही उपलब्ध था और उस समय नया एक्सप्रेस हाईवे नहीं बना था। रात के समय में वो पुराना हाईवे दिखने में ही काफ़ी डरावना लगता था। एक दिन हमें मेरे दादाजी के गंभीर रूप से बीमार होने की खबर मिली और मेरे पिताजी को उन्हें देखने के लिए बुलाया गया। क्योंकि ये अचानक बुलावा था, हम इतनी रात में बस टिकट का प्रबंध नहीं कर सके, लेकिन मेरे पिताजी ने उसी रात को जाने का फैसला किया जिस रात हमें फ़ोन आया था। शायद दादाजी हमें आखिरी बार देखना चाहते थे। यह एक इमरजेंसी केस था, इसलिए हमने किराए पर एक महिंद्रा की कार बुक की। मैं ड्राइवर की सीट के बगल में अपने पिताजी के साथ बैठा था। सर्दियों का समय था, पूरा कोहरा था, ठिठुरन भी थी। मेरे पिताजी ने मुझ पर कंबल लपेटा हुआ था। बाकी मेरी माँ, छोटा भाई और बहन पीछे के सीट पर सोए हुए थे। केवल मैं, मेरे पिताजी और ड्राइवर चाचा जाग रहे थे। हम बातें कर रहे थे। अचानक हम सभी ने एक महिला को देखा। वो दिखने में तो सुंदर थी, पर केवल पेटीकोट और ब्लाउज में थी, साड़ी नहीं थी। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था। उसका शरीर बहुत पतला था, उसकी त्वचा बहुत गोरी थी और उसके लंबे पतले हाथों को लहरा रही थी और हर गुजरते वाहन से मदद मांग रही थी। मैं सचमुच उसकी कमर, गर्दन, बाहें और पूरा शरीर खुला हिस्सा चमकता हुआ देख पा रहा था। उसने अपने हाथ में एक छोटा बच्चा पकड़ा हुआ था। उस बच्चे के माथे में गंभीर रूप से खून बह रहा था। क्योंकि घाट में यू टर्न था, ड्राइवर अंकल काफ़ी धीमी गति से गाड़ी चला रहे थे। अब मैं उन दोनों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। मैं हैरान था और मेरे पिताजी भी, लेकिन दूसरी तरफ उस ड्राइवर अंकल को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गाड़ी चलाते रहे। फिर मेरे पिताजी ने ड्राइवर को रोका ताकि हम उन दोनों को नज़दीकी अस्पताल में ले जा सके। यह सुनकर ड्राइवर अंकल बोले, अरे साहब, आप नए हैं इस रास्ते पर, यह हमारा रोज का है। ऐसी भटकती आत्माएं ऐसी ही घूमती रहती है और लिफ्ट मांगती रहती है। जिसने गाड़ी रोकी वो तो समझो गया काम से। यह सुनकर मैं शॉक हो गया और जल्दी से उस महिला के चेहरे को देखने को मुड़ा, लेकिन सौभाग्य से मेरे पिताजी ने मेरे चेहरे को कंबल से ढक दिया। फिर मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना, आप गलत भी हो सकते हैं, वो बिल्कुल इंसान जैसी थी, अगर वो सच में घायल हुई तो। फिर ड्राइवर अंकल ने जवाब दिया, सोचो ना साहब, वो औरत इतनी रात को 3 बजे घाट में क्या कर रही थी, और वो भी बच्चे के साथ जिसके सर पर खून बह रहा है। दूसरी बात, कोई भी गाड़ी वाला या ट्रक लॉरी ये सब देखते हुए भी अपनी गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे हैं। तीसरी बात, उसकी चमड़ी देखी आपने,
दूध से भी ज़्यादा गोरी है और ढंग से कपड़े भी नहीं पहने हैं। मतलब उसकी मजबूरी पर ध्यान दिया तो ठीक है, वरना बच्चे को देखकर तो कोई रुक ही जाएगा, और वो भी ना हो तो उसकी खूबसूरती को देख के तो रुक ही जाएगा। बहुत फेमस है यह औरत इस रास्ते में। जिसने गाड़ी रोकी है उसकी मदद के लिए, उसने पाया कि वो औरत गायब हो गई, और फिर आगे चल के उसकी कार का कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। और उस दिन से मेरे पिताजी ने सफ़र का ये पहला नियम बनाया कि संभवतः रात में यात्रा करें ही ना, और करे भी तो अजनबी लोगों की मदद करने से बचे। अब नए नेशनल हाईवे बन गए हैं और गाड़ियों की संख्या भी बढ़ गई है, इसलिए मुझे नहीं लगता ये घटना अब प्रचलित होगी। मेरा ये अनुभव 1995 का है, और हमारे घर पहुंचने के 2 दिन बाद दादाजी का निधन भी हो गया था। दोस्तों, ये कहानियाँ आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मैं ऐसे ही सच्ची और डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, और आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग मुझे अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं विद शाउट आउट, वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।